अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हबीबुल कदूस ने लपक कर एक बाजू सलेबी की गर्दन के गिर्द लपेट दिया और बाजू का शिकंजा तंग करके उसने दूसरे हाथ से उसके पेट में पूरी ताकत से 3-4 घोंसे मारे। ये आदमी दम घुटने से मर गया। हबीब कदूस ने उसे घसीट कर एक घनी झाड़ी के पीछे फेंक दिया और खुद भाग उठा। उसने एक पहाड़ी में से रास्ता देख लिया था। वहां पहुंचा तो एक आदमी बरछी ताने खड़ा था। उसने इतना ही कहा कि वापस। वो निहत्था था, सर झुकाकर पीछे को मुड़ा। चंद कदम ही चला होगा कि सलेबी उसके सामने आन खड़ा हुआ। वो मुस्करा रहा था। मैं आपको दानिशमंद समझता हूँ, सलेबी ने कहा। आप इस इलाके से निकल नहीं सकते। अहमक ना बने, निहाल हैं, मेरे साथ हैं। वो झील से निहा कर निकला और कपड़े पहने। सलेबी उसे अपने साथ ले आया। रास्ते में उसने सलेबी से पूछा, ये लड़कियां तुम्हारे साथ हैं? सलेबी ने कहा, क्या आपकी 3 बीवियां नहीं? अगर आपको इनके साथ दिलचस्पी नहीं तो ना सही। अगर आप तन्हाई या घबराहट महसूस करें तो इन लड़कियों में से किसी को भी अपने पास रख सकते हैं। इतने में एक लड़की नाश्ता लेकर आई। हबीब कदूस उसे देखता रहा। लड़की उसके पास बैठ गई और सलेबी बाहर निकल गया। लड़की ने बातों और अदों से उस पर तिलिस्म तारी कर दिया। बहुत देर बाद जब सलेबी वापस आया और लड़की चली गई तो हबीब कदूस को अफसोस सा हुआ। आप आज़ाद मिस्र के सलार आला होंगे, सलेबी ने उसे कहा। आपके दस्तों में जो 3000 प्यादे और 2000 सवार हैं वो आपके मुरीद हैं। आप उनकी मदद से मिस्र की हुकूमत पर कब्जा कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमला करेगा तो क्या मैं इन्हीं दस्तों से मिस्र को उससे बचा लूँगा? सूडानी मुसलमान जो कभी मिस्र की फ़ौज में हुआ करते थे हमारे साथ होंगे, सलेबी ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज में जो मिस्री हैं उन तक हम खबर पहुंचाएंगे कि यह खाना जंगी नहीं बल्कि मिस्री मिस्र को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने दस्तों से बगावत करें। आपको जंगी ताकत देना हमारा काम है। उस आदमी ने लंबी तफसील से उसे अपना मंसूबा बताया। हबीब कदूस अब इनकार नहीं कर रहा था बल्कि यूं सवाल कर रहा था जैसे वो कायल हो गया हो। मैं वापस कहरा नहीं जाऊंगा तो बगावत कैसे करूंगा? हबीब कदूस ने पूछा। आप वापस नहीं जाएंगे, सलेबी ने कहा। आप यहीं से अपने काबिल एतमाद साथियों को पैगाम देंगे। इसका इंतज़ाम हम करेंगे। आपने हमारे एक कीमती आदमी को मार डाला है। हम आपको कत्ल कर सकते हैं। हमारे बाजू इतने लंबे हैं कि आपके ख़ानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल कर सकते हैं। अगर आपने हमें धोखा दिया तो हम ऐसा करके दिखा भी देंगे। फिर मुझे यहाँ लंबे अरसे के लिए रहना पड़ेगा, हबीब कदूस ने कहा। कुछ अरसा तो लगेगा, सलेबी ने जवाब दिया। मेरी एक ज़रूरत पूरी कर दो, हबीब कदूस ने कहा। तुमने मुझे 2 लड़कियां पेश की हैं। मैं गुनाह से बचना चाहता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतनी हसीन लड़की में उलझकर अपना मकसद भूल जाऊँ। इसकी बजाय ये इंतज़ाम कर दो कि मेरी सबसे छोटी बीवी जिसका नाम ज़हरा है उसे यहाँ ले आओ। उससे मैं पैगाम रसानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकूँगा। उसे अगवा करना पड़ेगा, सलेबी ने कहा। अगर उसे हम ये कहेंगे कि आप उसे बुला रहे हैं तो वो हम पर एतबार नहीं करेगी। वो हमें पकड़वा भी सकती है। हम आपको उसका जो नैमुल बदल दे रहे हैं इसे आप कबूल कर लें और पैगाम रसानी के लिए अपने किसी आदमी का अता पता दें। फिर मुझ पर एतबार करो, हबीब कदूस ने कहा। मुझे कहरा पहुंचा दो, मैं 1 माह के अंदर बगावत कर दूंगा। ये नहीं हो सकता, सलेबी ने कहा। मोहतरम, हम जो कुछ कर रहे हैं वो मिस्र के मफाद में है और इसमें आपका भी फ़ायदा है। मैं या मेरी तंजीम का कोई भी फ़र्द मिस्र का हुक्मरान बनने के ख्वाब नहीं देख रहा। आप समझने की कोशिश करें। मैं समझ गया हूँ, हबीब कदूस ने कहा, और मैं सोच समझ कर बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी ज़हरा तक मेरा पैगाम पहुँचाओ कि मेरे पास आ जाए। जो काम वो कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। उसके आने के बाद देखूंगा कि इस मंसूबे को किस तरह कामयाब बनाया जा सकता है। नाजरीन, वो एक भकारन थी जिसने ज़हरा को रास्ता में रोक लिया था। वो 2-3 दिन से उसे देख रही थी कि ज़हरा हबीब कदूस के घर से हर रोज़ बाद दोपहर अपने माँ बाप के घर जाती है। भिकारन ने उसके आगे हाथ फैलाकर कहा, नायब सलार हबीब कदूस ने आपको बुलाया है। ये उनके हाथ की तहरीर है। ज़हरा ने कागज़ हाथ में लेकर तहरीर पढ़ी। ये उसके खामद के हाथ की थी। भिकारन ने कहा,
वो जहाँ कहीं भी गए हैं खुद गए हैं। इतने बड़े आदमी को कोई उठा कर नहीं ले जा सकता। वो सिर्फ आपको चाहते हैं और कहते हैं कि ज़हरा के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने मुझे पकड़वाने की कोशिश की या कोतवाल को इतला दी तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। हबीब कदूस के पास आपका जाना ज़रूरी है। मैं तुम पर किस तरह एतबार कर लूँ? ज़हरा ने पूछा। मैं भिखारा नहीं, औरत ने जवाब दिया। ये मेरा बहरूप है। मैं भी आपकी तरह शहजादी हूँ। हमारा मकसद नेक और मुकद्दस है। आप दिल में कोई वहम ना रखें। उस औरत ने और भी बहुत सी बातें की जिनसे ज़हरा मुतासर हो गई। उसने उस औरत के कहने के मुताबिक रात को एक जगह चोरी छुपे पहुंचने का वादा कर दिया। उसने इस डर से किसी से जिक्र न किया कि उस औरत ने कहा था कि उसकी और उसके खामंद की ज़िंदगी और मौत का और मिस्र की आज़ादी और ग़ुलामी का सवाल था। उसे रात मुकर्रर की हुई जगह ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। दो आदमी जिन्हें वो अंधेरे की वजह से पहचान ना सके उसी भिखारन के साथ है। भिखारन को उसने आवाज़ से पहचाना, मगर वो भिखारियों के बहरूप में नहीं थी। वो कोई जवान और खूबसूरत औरत थी। उसने ज़हरा से कहा, अल्लाह के भरोसे पर इनके साथ चली जाओ, दिल में कोई डर ना रखना। उसे एक घोड़े पर बिठाया गया। वो दोनों भी घोड़ों पर सवार हुए और ज़हरा एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो गई जिसकी मंजिल का उसे इल्म ना था। औरत वहीं खड़ी रही। शहर से दूर जाकर सवारों ने ज़हरा से कहा कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधना ज़रूरी है। ज़हरा उनमें अकेली थी, मज़ाहमत नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। 2 रोज़ बाद पता चला कि नायब सलार हबीब कदूस की छोटी बीवी भी लापता हो गई है। सुराग रसानों ने इब्तदाई तफ्तीश की तो वो मानने को तैयार न हुए कि उसे अगवा किया गया है। हबीब कदूस के मुतालिक हर कोई कह रहा था कि वो सलेबियों या सूडानियों के पास चला गया है। अब लोग ये भी कहने लगे कि उसकी बीवी भी उसके पास चली गई है। किसी को मालूम ना हो सका कि वो किस वक्त और किस तरह गई है। उस वक्त तक वो हबीब कदूस के पास पहुंच चुकी थी। उसकी आंखें उस कमरे में खोली गई थीं जहां उसका खामद उसके सामने खड़ा था। वो पूरी रात और अगला आधा दिन सफ़र में रही थी। रास्ते में उसे खाने पिलाने के दौरान आंखों से पट्टी खोली गई थी और उसे साथ ले जाने वाले आदमी ने उसके साथ कोई बिला ज़रूरत या ऐसी वैसी बात नहीं की थी। उसे उन्होंने ये यकीन बार बार दिलाया था कि उसे डरना नहीं चाहिए। हबीब कदूस को देखकर उसकी जान में जान आई। उसके साथ सलेबी भी था। हबीब कदूस ने ज़हरा से कहा, ये हमारा दोस्त है और अपने आप को यहाँ कैदी ना समझना। तुम बहुत थकी हुई हो, आज रात तुम आराम कर लो। कल सुबह तुम्हें बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तुम अक्सर कहा करती हो कि मर्दों की तरह जिहाद में शरीक होना चाहती हो। मेरे इस दोस्त ने तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा मौका पैदा कर दिया है। सलेबियों ने अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। शाम से ज़रा पहले 2 लड़कियां उसके कमरे में आईं और ज़हरा को बेतकल्लुफ़ सहेलियों की तरह अपने साथ ले गईं। ये था तो हैबतनाक खंडर, लेकिन लड़कियां जहाँ रहती थीं वो कमरा सिजा हुआ और वहाँ रंगीन फानूस थे। उस कमरे में खंडर का गुमा नहीं होता था। ज़हरा थोड़े से वक्त में उनमें घुल मिल गई थी। उनमें एक लड़की ने उसे कहा, तुम्हारे माँ बाप कितने जालिम हैं, जिन्होंने तुम जैसी नोखेज कली को इस बूढ़े के कदमों में फेंक दिया है। तुम्हें इसने खरीदा तो नहीं था? हाँ, ज़हरा ने रंजीदा लहजे में कहा, इसने मुझे खरीदा था। मैं भाग कर कहीं जा भी तो नहीं सकती। अगर कोई पनाह मिल जाए तो भाग जाऊंगी। अगर ये पनाह मेरी मौजूदा ज़िंदगी से बेहतर हुई तो मैं ज़रूर भागूंगी। ज़हरा ने कहा और पूछा, उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम लोग कौन हो? क्या ये मुझे बेच रहा है? अगर तुम हमारे पास आ जाओ तो शहजादी बन के रहोगी। एक लड़की ने उसे कहा, हम तुम्हें बता देंगी कि हम कौन हैं, लेकिन इससे पहले यह देखना है कि तुम हमारे साथ रहने के काबिल भी हो या नहीं। तुम हमारे साथ बाहर जाकर हमारी तरह कपड़े उतार कर तालाब में नहा सकोगी। इस हैवान से मुझे आज़ाद करा दो तो जो कहोगे करूँगी। ज़हरा ने कहा। एक आदमी ज़हरा को खाने के लिए बुलाने आ गया। उसने कहा कि नायब सलार खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं। ज़हरा चली गई तो वही सलेबी आ गया जो हबीब कदूस के साथ बातचीत करता रहा था। लड़कियों ने खुशी का इजहार करते हुए उसे बताया कि ये लड़की हमारे काम की है और वो इस बूढ़े खामन से सख्त नफरत करती है। अगर तुम इजाज़त दो तो उसे अपने रंग में रंग लेती हैं। तुमने देख लिया है ये कितनी खूबसूरत है, इसमें शौक़ी भी है और इसका जिस्म सख्ती बर्दाश्त कर सकता है। तरबियत की ज़रूरत है,
लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये शख्स तो ये कहता था कि उसे अपनी बीवी पर एतमाद है और वही पैगाम रसानी का काम कर सकती है। सलेबी ने कहा, अगर ये लड़की इस शख्स से नफरत करती है तो उसे धोखा देगी और हम सबको पकड़वाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये आदमी हमारे फरेब में आ गया है। मुझे मिस्री मुसलमान और वतन परस्त समझता है। हमारा काम करने को तैयार हो गया है। अगर ये लड़की उसे धोखा देने की सोच सकती है तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे परखूंगा। तुम रात को थोड़ी देर के लिए उसे मेरे पास ले आना, किसी बहाने बाहर चली जाना। खाने के कुछ देर बाद लड़कियां फिर उसे हंसने खेलने और गपशप लगाने के लिए ले आईं। उसे पहले से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ बल्कि किसी हद तक बेहिया कर लिया। सलेबी आ गया और लड़कियां किसी बहाने से बाहर निकल गईं। सलेबी ने ज़हरा से वही बातें की जो लड़कियां उसके साथ कर चुकी थीं। सलेबी ने उसे अपने मियार के मुताबिक परखा। उसने ये देख लिया कि ज़हरा में वो जौहर मौजूद हैं जो उनकी जासूस और तकरीबकार लड़कियों में होते थे। ज़रा तरबियत की ज़रूरत थी। उसे भी ज़हरा ने बताया कि उसे अपने खामन से नफरत है, लेकिन वो मजबूर है। अब इस नफरत का इजहार ना करना। सलेबी ने उसे कहा, मैं तुम्हें उससे आज़ाद करा लूँगा और तुम शहजादियों की तरह ज़िंदगी बसर करोगी। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारी सहेलियों को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। वो कमरे से निकल गया और लड़कियों के पास चला गया। उन्हें कहा कि लड़की काम की है, इसे अपने साय में ले लो। हबीब कदूस इसे बुरी तरह चाहता है। इस लड़की को हम इस बात पर लाएंगे कि वो उसके साथ दीवानावार मोहब्बत का अमली इजहार करती रहे, ताकि वो अपने काबिल एतमाद कमानदारों वगैरह के साथ इस लड़की की मार्फत रब्ता कायम कर सके। ये तुम्हारा काम है कि लड़की को अपने जाल में ले लो, उसे अपनी ज़िंदगी का शाहाना पहलू दिखाओ, और तुम जानती हो कि उसे किस तरह और किस मकसद के लिए तैयार करना है। नाजरीन, ज़हरा हबीबुल कदूस के साथ वालहाना मोहब्बत का इजहार करती रही है और सलेबी और उसके साथी लड़कियों को बताती रही है कि उसे हबीबुल कदूस से नफरत है। फिर ये उनका रोज़मर्रा का मामूल बन गया। रात वो हबीबुल कदूस के साथ गुजरती थी। दिन का ज़्यादातर वक्त दोनों लड़कियां उसे अपने साथ रखती हैं और कभी सलेबी भी उसके साथ दोस्ताना बातें करता था। ज़हरा 4-5 दिनों में इन लड़कियों जैसी हो गई। इस दौरान सलेबी ने हबीब कदूस के साथ बगावत का मंसूबा तैयार कर लिया। हबीब कदूस ने यह मंसूबा तैयार करने में बहुत मदद दी। अब सलेबी को उस पर एतबार आ गया था। उसने हबीब कदूस को मिस्री फ़ौज के 1-2 आला हुक्काम और 2 इंतज़ामिया के हाकिमों के नाम बताए जो दरपर्दा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ थे और बगावत की सोच रहे थे। उन्होंने ही ये फैसला किया था कि किसी तरह उसे हाथ में लिया जाए। सलेबी ने उसे यह ना बताया कि वो सलेबी है। वो अपने आप को मिस्री वतन परस्ती बताता रहा। उसका मकसद बगावत कराना था। ज़हरा उन दोनों लड़कियों में इस कदर शेर व शुक्र हो गई थी कि अब यह कहना कि वो किसी शरीफ बाप की बेटी है या एक मुसलमान नैब सलार की बीवी है गलत था। हबीब कदूस उसे अपनी वफादार बीवी समझता था। एक रोज़ उसने लड़कियों से कहा कि वो इस खंडर से ऊपर पहाड़ियों में घिरी हुई दुनिया से तंग आ गई है। लड़कियों ने उसे कहा कि वो उसे इन पहाड़ियों से परे की दुनिया दिखा लेंगी। चुनाचे वो उसे एक पहाड़ी रास्ते से गुजारती है, एक झील के किनारे ले गई और उसके किनारे किनारे जब वो और आगे गई तो उसे दरिया नील नजर आया। उसी का पानी पहाड़ी के अंदर आकर झील बना हुआ था। एक जगह पहाड़ी की ओट में एक कश्ती छुपी हुई थी जिसमें 2 चप्पू थे। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। ज़हरा इन लड़कियों के साथ वहाँ हंसती खेलती रही। यहाँ फिरौनों की शहजादियाँ खेला करती थीं। एक लड़की ने कहा, सुनो ज़हरा। एक लड़की ने उससे कहा, तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम्हारा ये बूढ़ा खामद यहाँ क्यों छुपा बैठा है और तुम्हें क्यों लाया गया है। वो तो पहले ही रोज़ उसने बता दिया था। ज़हरा ने कहा, मैं ये काम कर दूँ, मगर कहते हैं कि चंद दिन रुक जाओ, और तुम जानती हो कि हम आज़ाद मिस्र की शहजादियाँ होंगी। मुझे इस खामन से आज़ाद करा देना तो मैं अपने आप को शहजादी समझने लगूंगी। ज़हरा ने कहा, यह तय हो चुका है, लेकिन तुम्हारे खामद को मालूम नहीं। लड़की ने कहा, क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो जो इस सिलसिले में तुम्हें करना होगा? वक्त आएगा तो देखना। ज़हरा ने कहा, अगर मुझे यह काम ना करना होता तो अपने खामद को यहाँ कत्ल कर चुकी होती। यह अच्छा मौका था। दूसरे दिन भी वो लड़कियों के साथ दरिया के किनारे चली गई। लड़कियों से जिस रास्ते दरिया तक ले जाती थीं वो ऐसा रास्ता था कि वह अकेली जाती तो उसे यह रास्ता कभी ना मिलता। यह रास्ता कुदरती था लेकिन खुफिया।
ज़हरा ने उन्हें एक दो बार कहा था कि कश्ती पर दरिया में चलें, लेकिन लड़कियों ने उसे रोक दिया था। हबीब कदूस पर भी अब पहले जैसी पाबंदी नहीं रही थी। उसने यकीन दिला दिया था कि वह आज़ाद मिस्र का हामी है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तख्ता उलट कर दम लेगा। अब उसका ये हाल था कि सलेबी उसके साथ इस मौजू पर इतनी बातें नहीं करता था जितनी वह खुद करने लगा था। इस शख्स में इनकलाब आ गया था। एक दो रोज़ बाद इस खंडर में दो और आदमी आए। उनमें एक सूडानी था और दूसरा मिस्री। उन्हें हबीब कदूस से मिलाया गया। वो उन दोनों को नहीं जानता था। उनके पास मिस्र, सूडान और अरब के नक्शे थे, कुछ और कागजात भी थे। उन्होंने हबीब कदूस के साथ बगावत के हकीकी पहलू पर बड़ी तवील बात की। हबीब कदूस ने न सिर्फ दिलचस्पी का इजहार किया बल्कि उन्हें ऐसे मशवरे दिए जो उनके जहन में नहीं आए थे। उन्होंने हबीब कदूस को चंद और लोगों के नाम बताए जो मिस्र की फौज और इंतजामिया में थे और दरपर्दा सुल्तान अयूबी के खिलाफ ज़मीन हमवार कर रहे थे। उन दोनों आदमियों ने यह भी बताया कि मिस्र पर मिस्री फौज के जो दस्ते हैं उन्हें गलत हुकाम देकर सरहदी दिफा में इतना शगाब पैदा कर लिया जाएगा जिससे सूडान की फौज के कुछ दस्ते अंदर आकर बगावत में जान डाल सकेंगे। बगावत कामयाब होने की सूरत में मिस्र का अमीर कौन होगा? हबीब कदूस ने पूछा। चूँकि तंजीम ने फैसला कर लिया है कि सलार आला आप होंगे, इसलिए सब ने यह फैसला भी किया है कि अमीर आप ही होंगे। मिस्री ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी यकीनन हमला करेगा और जंग तूल पकड़ सकती है, इसलिए आज़ाद मिस्र का पहला अमीर सलार ही होना चाहिए, क्योंकि जंगी हालात में किसी गैर अस्करी को अमरत की गद्दी पर बिठाना मुनासिब नहीं होगा। आप में जो खूबियाँ हैं वो किसी और में नहीं। हबीब कदूस का सीना और ज़्यादा फैल गया और उसकी गर्दन तन गई। उम्मीद है कि आपको इस पर एतराज़ नहीं होगा कि ज़रूरत पड़ने पर हमने सलेबियों से भी मदद लेने का इंतज़ाम कर लिया है। सूडानी ने कहा, उन्हें मुआवजा की शिकल में दिया जाएगा। हबीब कदूस ने पूछा, उनके लिए यही मुआवजा काफ़ी है कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ेंगे और मिस्र को आज़ाद करेंगे? मिस्री ने कहा, उन्हें मिस्र नहीं चाहिए, वो फ़लस्तीन को अय्यूबी से बचाने की फ़िक्र में है। मिस्र अय्यूबी के हाथ से निकल गया तो वो उस फौज से जो मिस्र में मौजूद है महरूम हो जाएगा और उसे यहाँ से जो रसद और दीगर जंगी इमदाद मिलती है वो बंद हो जाएगी। और अगर उसने मिस्र पर हमला किया तो उसके साथ जो मिस्री सिपाही हैं वो अपने मिस्री भाइयों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हबीब कदूस ने उन्हें अच्छी तरह तरकीबें बताईं और यकीन दिलाया कि उसके मातहत 5,000 नफरी के जो दस्ते हैं वो उसके इशारे पर बगावत पर आमादा हो जाएंगे। अब यह तय करना था कि उन दस्तों को बगावत पर आमादा करने के लिए क्या क्या तरीके और ज़रिए इख्तियार किए जाएं। सूरत एक ही बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊं। हबीब कदूस ने कहा, मगर मुझे वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि मुझसे पूछा जाएगा कि मैं कहाँ रहा। मुझे अपनी बीवी ने बताया है कि अली बिन सुफियान और गियास बलबीस ये कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से दुश्मन के पास चला गया हूँ। इस शक की बिना पर वो मुझे हिरासत में ले लेंगे, फिर हमारा खेल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने दरअसल ये गलती की है कि अपनी बीवी को यहाँ बुला लिया है। उसे अगर वापस भेजा तो उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं होगा। मुझे यहीं रहना चाहिए। ज़रा मुझे सोचने दें कि मैं अपने कौन कौन से कमानदार से आपका रब्ता करूँ। हबीब कदूस की वफादारी पर कोई शक न रहा। हलब का मुहासरा खेल नहीं होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरात के किनारे खेमे में बैठा अपने सलारों से कह रहा था, तुम सबको याद होगा कि हमने पहले भी एक बार इस शहर को मुहासरे में लिया था, लेकिन हलब वाले ऐसी बेजिगरी से लड़े थे कि हमें मुहासरा उठाना पड़ा था। ये हलब वालों की बहादुरी थी जिसने हमें आने पर मजबूर कर दिया। अब वो हालात नहीं हैं, फिर भी हमें हर खिते की पेशबंदी कर लेनी चाहिए। यहाँ से फ़ौज में जो भर्ती ली गई है उस पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मिस्र से कुमक मंगवानी पड़ेगी। हो सकता है कि मैं नायब सलार हबीब कदूस के दस्तों को बुला लूँ। यह कहकर सुल्तान अय्यूबी खामोश हो गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने दबी दबी सी आवाज़ में कहा, मैं मान नहीं सकता कि हबीब कदूस मुझे धोखा दे गया है। वो आखिर कहाँ गया? मैं जब मिस्र से रवाना होने लगा था तो उसने मुझे कहा था कि आप मिस्र का गम दिल से निकाल दें। सलेबियों या सूडानियों ने आपकी गैर हाजिरी में मिस्र पर हमला किया तो सिर्फ मेरे 3,000 प्यादे और 2,000 सवार उनके हमले को पसपा कर देंगे। और अगर किसी ने मिस्र के अंदर से सर उठाया तो उसका सर उसके धड़ के साथ नहीं रहेगा। हम अल्लाह के सिपाही हैं, लेकिन वो अल्लाह का शेर है।
معلوم ہوتا ہے کہ انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے دشمن نے اسے غائب کر دیا ہے۔ ایک سالار نے کہا، اس کا آدھی فوج پر بڑا گہرا اثر ہے، اس لحاظ سے وہ اپنی ذات میں ایک طاقت ہے۔ دشمن نے ہمیں اس طاقت سے محروم کیا ہے، اگر وہ نہ ملا تو اس کے دستوں کو یہاں بلا لوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اتنی جلدی نہیں بلاؤں گا، مصر کا دفاع زیادہ ضروری ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ مصر کو باہر سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں جتنا اندر سے ہے۔ ایمان فروش ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلسطین کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے، اور اس وقت قاہرہ سے دور پہاڑیوں میں گھرے ہوئے ایک ڈرونے کھنڈر میں سلطان ایوبی کا قابل اعتماد اور بڑا ہی قابل سالار مصر میں بغاوت کا اہتمام کر چکا تھا۔ کھنڈر میں اس رات جشن منایا جا رہا تھا، اگر باہر کے لوگ اس کھنڈر میں آتے تو ڈر کر بھاگ جاتے۔ صحیح معنوں میں جنگل میں منگل بنا ہوا تھا، 8-10 آدمی تھے، ان میں سے حبیب کا دوست صرف اس صلیبی کی جو پہلے دن سے اس کے ساتھ تھا، مصری اور سوڈانی کو جن کے ساتھ اس نے بغاوت کے منصوبے کو آخری شکل دی تھی جانتا تھا، دوسروں کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ سب اسی کھنڈر میں حبیب قدوس کے آنے سے پہلے موجود تھے، لیکن پہاڑیوں کے اندر اور اوپر چھپ چھپ کر پہرا دیتے رہتے تھے۔ وہ انہی کا ایک ساتھی تھا جسے حبیب قدوس نے فرار کی کوشش میں قتل کر دیا تھا۔ اب پہرے کی ضرورت نہیں تھی، حبیب قدوس ان کا قابل اعتماد دوست بن چکا تھا، اسے انہوں نے خفیہ طریقوں سے بھی آزما لیا تھا۔ آج رات یہ پورا گروہ جشن میں شامل تھا، ضیافت کا ویسا ہی انتظام تھا جیسا کہ کسی محل میں ہوتا ہے۔ حبیب قدوس جشن میں شریک تھا، لیکن اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا، اسے مجبور نہ کیا گیا۔ آدھی رات تک سب شراب میں مدہوش ہو چکے تھے، بعض تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ زہرا نے حبیب قدوس کو آنکھ سے اشارہ کیا، وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ زہرا کو معلوم تھا کہ ہتھیار کہاں رکھے ہیں، وہ ایک برچی، ایک تلوار، 2 کمانیں اور تیروں سے بھرے 2 ترکش اٹھا لی۔ حبیب قدوس اس کے انتظار میں کھڑا تھا، اس نے زہرا کے ہاتھ سے تلوار لے لی، ایک کمان اور ترکش اپنے کندھوں سے لٹکایا اور دوسری زہرا کے کندھوں سے لٹکا دی اور برچی اسی کے پاس رہنے دی۔ ان سب کو قتل نہ کر دیا جائے؟ زہرا نے حبیب سے پوچھا۔ یہاں سے فوراً نکلنا زیادہ ضروری ہے، حبیب قدوس نے کہا، مجھے دریا تک لے چلو۔ زہرا نے دریا تک راستہ دیکھ رکھا تھا، اگر پہلے یہ راستہ نہ دیکھا ہوتا تو وہ دونوں وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ زہرا آگے آگے چل پڑی، وہ دبے پہنچ جا رہے تھے اور ان کے کان ادھر ادھر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ حبیب قدوس نے تلوار اور زہرا نے برچی تان رکھی تھی۔ زہرا حبیب قدوس کو کشتی تک لے گئی جو چھپا کر رکھی گئی تھی، دونوں نے کشتی کھولی، اس میں بیٹھے اور نہایت آہستہ آہستہ چپو مارنے لگے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ ہر لمحہ ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی آدمی نکل آئے گا یا کہیں سے تیر آئے گا، کچھ بھی نہ ہوا۔ کشتی پہاڑیوں کے تنگ راستے سے نکل گئی اور دریا کا شور شروع ہو گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔